अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। बस ये इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करें, नोट्स बनाएं और उसको तैयार करें। ठीक, तो यहाँ पर आज जो हम लोग का डिस्कशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर है, लेकिन उसको समझने के पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है कि सर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अब इसको समझने के लिए जैसे मैं एग्जांपल लूं कि सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कप है या कटोरी है और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर भर के हमने क्या किया कि उसमें कुछ किशमिश डाल दिया। ठीक है, किशमिश सब लोग जानते हैं, किशमिश डाल दिया तो और उसको रख दिया कुछ देर के लिए। तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो किशमिश जो है वो फूल गई, किशमिश जो है वो क्या हो गई, फूल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर जो किशमिश है उसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, और बाहर चूंकि प्योर वाटर भर रखा है तो वहां कंसंट्रेशन कम है। तो पानी जो है वो किशमिश के अंदर घुसा और उसके अंदर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन था उसको थोड़ा सा उसने क्या किया, डाइल्यूट करने की कोशिश किया। या ये कहो कि अभी इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि सर पानी अंदर घुस गया और वो क्या हो गई, फूल गई। ठीक, अब इसका उल्टा ले लो कि हमारे पास जो सर ऐसे ही कोई किशमिश ही है, उसको मैंने कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक है ना, तो अगर हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख दिया, जैसे नमक को मिला के पानी रखा और उसमें उस किशमिश को डाल दिया, तो अब क्या होगा, तो वो किशमिश में बचा कुचा जो और पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा सर, क्योंकि अब हमारी जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और जो अंदर जो रेजिन थी उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, तो वहां से पानी निकल करके बाहर आ गया। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे एक कंटेनर है जिसमें एक बीच में हमने एसपीएम लगा रखा है। एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि एसपीएम के थ्रू सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर हमने एक तरफ रखा है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मैंने 5 लीटर लिख रखा है कि 5 लीटर सॉल्वेंट है यहाँ पे और इसमें 2 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक, दूसरी तरफ हमने 5 लीटर सॉल्वेंट ही रखा है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो 5 ग्राम है। ठीक है, यहाँ 2 ग्राम था और यहाँ कितना है, 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम होने की वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट हो गया कि नहीं, और ये वाला जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन बनाया कंसंट्रेट सोल्यूशन और एक बनाया डाइल्यूट सोल्यूशन। अब आप बताइए कि सर होमोजीनियस सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, होमोजीनियस हो जाए, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि सर आपका सॉल्यूट यहाँ 5-5 लीटर अगर हमने दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम रखे हुए हैं तो सॉल्वेंट का हम कह नहीं सकते कि सर सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों तरफ सेम रखा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि सर सॉल्यूट जो है वो यहाँ ज्यादा है और सॉल्यूट यहाँ कम है, तो इसकी वजह से ये कंसंट्रेट सोल्यूशन है। तो कार्य से क्या होना चाहिए था कि सर ये सॉल्यूट जो है वो इधर से इधर चला जाए और दोनों तरफ हमारे क्या हो जाए, कंसंट्रेशन सेम हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट का फ्लो हो ही नहीं सकता, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट का फ्लो हो ही नहीं सकता, इस वजह से सॉल्यूट तो जाएगा नहीं। तो अब क्या ऑप्शन बचा, अब क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन ये है कि सॉल्वेंट यहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा है, सॉल्यूट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि 5 ग्राम सॉल्यूट 5 लीटर सॉल्वेंट में है, 2 ग्राम सॉल्यूट 5 लीटर सॉल्वेंट में है, तो अगर सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है और यहाँ सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है वो इस तरफ से इस तरफ नेट मूवमेंट होगा। अब ये नेट मूवमेंट क्या मतलब है सर,
अगर मैंने ये कहा कि ये मेम्ब्रेन जो है वो वाटर के लिए परमेबल है, मतलब सॉल्वेंट के लिए परमेबल है, तो सॉल्वेंट को अगर रास्ता खुला हुआ है तो दोनों तरफ जा रहा होगा, इधर से इधर भी जा रहा होगा और इधर से इधर भी जा रहा होगा। यानी कि सर आपका जो ऑस्मोसिस है इसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट दोनों तरफ से होता है, इधर डायल्यूट से कंसंट्रेट भी जाता है और कंसंट्रेट से डायल्यूट भी आता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि सर इन दोनों रेट में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो कौन सी रेट ज्यादा होगी, तो डायल्यूट से कंसंट्रेट तरफ जाने वाली जो रेट है वो ज्यादा होगी, जिसको मैंने थोड़े बड़े एरो से बनाया हुआ है, और जो इधर से इधर आ रहा होगा उसके लिए छोटे एरोस बनाए हुए हैं, यानी कि वो थोड़ा कम आ रहे हैं। तो यही जो हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बेटा, ऑस्मोसिस का नाम दिया है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपके स्कूल लेवल पे लिखने के लिए आएगी, बोर्ड लेवल पे लिखने के लिए आएगी, या आपको कहीं और, जैसे ये ऑस्मोसिस टर्म जो है वो बायोलॉजी में भी आप लोगों को काम आता है, तो उसमें भी अगर आपको वहां पे डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अच्छे से समझे इसको कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कहाँ हो रहा है, फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन, डायल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दूसरी क्या डेफिनेशन, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई जो दिख रही है सर, दूसरी एक और डेफिनेशन बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर एक बार आपने बोला डायल्यूट से कंसेंट्रेट और एक बार बोल रहे हो कंसेंट्रेट से डायल्यूट, और ये स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ आ जाए ना और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर डायल्यूट से कंसेंट्रेट है या कंसेंट्रेट से डायल्यूट है, दोनों ही लिखा हुआ है, लेकिन वो इस वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा है, इट्स, इसीलिए मैंने इसमें सर्कल बना के लिखा हुआ है यहाँ पे। इट्स जो है वो किसके लिए रिस्पेक्ट में है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, यानी सॉल्वेंट अपनी ज्यादा कंसेंट्रेशन जहां होगी वहां से लेस कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा होगा। सॉल्वेंट अपनी ज्यादा कंसेंट्रेशन से लेस कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। सॉल्वेंट यहाँ सोल्यूट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ सोल्यूट के कंपैरिजन में कम है, तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा कंसेंट्रेशन से लेस कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोला तो डायल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने डायल्यूट कंसेंट्रेट सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लोअर कंसेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन टर्म नहीं ऐड है, यहाँ इट्स मतलब है कि सॉल्वेंट, तो फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और ऊपर है फ्रॉम डायल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेट सोल्यूशन। ये डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं केमिस्ट्री में उसमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनाया तो इन टर्मिनोलॉजीज में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है और आप लोग सही भी कर लेते हो। अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होता है, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लैंग्वेज लिखी गई है या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, बस इससे ज्यादा आपको यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी परेशान नहीं करती है। लेकिन इसमें खाली इतना ही नहीं है, इसमें अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, जिसके लिए आपको लास्ट तक अभी वीडियो देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर जो ऑस्मोसिस है ये चीज हम लोग डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद जो हमने कहा कि सर एसपीएम आप बता रहे हो, ये एसपीएम क्या होता है, एसपीएम किसका किसका बना होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सर एसपीएम जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारी बनी होती है कुछ एनिमल के सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है, जिसे एक कहा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर ले सकते हैं, ठीक है, गोट वगैरह का यूरिनरी ब्लैडर का भी बनाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन का बनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ आयरन सिलिकेट हो गया, ठीक है, केमिकल अगर सब्सटेंस अगर हम लोग देखते हैं तो आयरन सिलिकेट हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया। नेचुरल में अगर हम आते हैं तो एनिमल मेम्ब्रेन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे हमारे जो है एसपीएम का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमसे पूछी जा सकती है बेटा कि कौन सा एसपीएम किसका बना होता है या इनमें से कौन एसपीएम की तरह बिहेव करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए आपसे
कि सर ऑस्मोसिस में आप बता रहे हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो क्या उसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है? उसमें भी होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको सोचेंगे? तो हम देखते हैं कि सर ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता है जिसको हमने एसपीएम बोला। डिफ्यूजन में ऐसी किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। डिफ्यूजन में फ्री मूवमेंट होता है, ठीक। और जब फ्री मूवमेंट है तो सर जो ज्यादा जहां होगा वहां से अपनी कम कंसंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू करेगा। सॉल्वेंट अगर कहीं ज्यादा है तो वो मूव करेगा दूसरी तरफ, सॉल्यूट ज्यादा है कहीं तो सॉल्यूट मूव करेगा दूसरी तरफ। यानी कि सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट बोलेंगे या डाइल्यूट बोलेंगे? तो उसको हम कंसंट्रेट बोलेंगे, और वहां से वो डाइल्यूट सोल्यूशन की ओर मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने देखते हैं कि वो क्या है कि सर एसपीएम की आवश्यकता है ऑस्मोसिस में जबकि डिफ्यूजन में नहीं है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि सर यहाँ पर जो सॉल्वेंट का या सोल्यूट का दोनों का ही फ्लो होता है फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सर केवल सॉल्वेंट का फ्लो होगा और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेट सोल्यूशन। ये चीज था, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि सर जो अभी हम लोगों ने देखा दूसरे नजरिए से देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये एसपीएम हो गया हमारा और यहां हमने भर रखा है डाइल्यूट सोल्यूशन और यहां भर रखा है बेटा कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो जो हमने देखा कि सॉलिड मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई, अगर सॉलिड मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहा है तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अभी ये वॉल्यूम कितना बढ़ेगा इसकी भी कैलकुलेशन है आगे, इस वीडियो में लास्ट तक पहुंचिए, वहां पे हम इसकी भी कैलकुलेशन कराएंगे कि सर ये वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो एक पिस्टन लगा रखा है मैंने, और पिस्टन जो है वो वेटलेस फ्रिक्शनलेस है। पिस्टन कैसा है बेटा? ना उसमें वेट है ना किसी तरीके का फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इसकी वजह से सर ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। ये पिस्टन और ऊपर की ओर मूव करता जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है कि ये खुल जाए और बाहर निकल जाए। तो ऐसा अभी हम लोगों ने अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। ये वॉल थोड़ी सी क्या लंबी वॉल है। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे हमने ये खुलने ना पाए इसलिए ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लगा रखा है। इसके ऊपर से हमने क्या लगा रखा है बेटा? प्रेशर लगा रखा है। लेकिन इस प्रेशर की वैल्यू नीचे से लगने वाले प्रेशर से कम है शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाले प्रेशर में डिफरेंस है, और नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या है? कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन और ऊपर की ओर मूव करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा? बिल्कुल करता जाएगा। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि इस प्रेशर की वैल्यू जो ऊपर से लगा रहे हैं उसको बढ़ाना शुरू किया। तो क्या होगा कि सर एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर हो जाए। जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो ये पिस्टन मूव करेगा या रुक जाएगा? बिल्कुल, पिस्टन क्या होगा? रुक जाएगा। पिस्टन यही रुक जाएगा। और उस कंडीशन में जो आप उन्हें ऊपर से प्रेशर लगाया है वो प्रेशर भी नीचे से आने वाली जो इधर से सॉलिड मॉलिक्यूल इधर आ करके यहाँ का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्या लग जाएगा? ब्लॉक लग जाएगा। यानी कि सर अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर नहीं हो रहा होगा। इसके आगे हमने देखा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो इस प्रेशर को हम लोग नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। इस प्रेशर को क्या नाम देंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज प्रेशर अप्लाइड over higher concentrated solution। देखो हमने प्रेशर कहां लगाया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में लगाया है या कंसंट्रेट सॉल्यूशन में लगाया है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड ओवर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन in order to check the process of osmosis
in order to check the process of osmosis is called osmotic pressure. ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है बेटा? पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? पाई की वैल्यू सभी को पता है 3.14। ऐसा नहीं है, यहां पर पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। तो अगर हमें पाई की वैल्यू पहले से पता है तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पहले से पता है। हा, क्या बात हो गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर पाई जो है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये समझ में आया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड ओवर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू चेक द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने पाया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर कंसंट्रेशन की। किससे प्रोपोर्शनल होता है बेटा? कंसंट्रेशन की। और कंसंट्रेशन भी किससे? मोलर वाला टर्म जो है वो लेते हैं हम लोग। ठीक, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से हमने कहा कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हो जाएगा सर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये लिखा गया। C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन एंड T फॉर टेम्परेचर, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां कुछ बुकों में इसको S लिख के भी दिखाया जाता है। S को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, लेकिन उस सॉल्यूशन कांस्टेंट और इस गैस कांस्टेंट R को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वही गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा? 0.0821। कितना होता है? आर की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, आर की वैल्यू होती है 0.021 लीटर एटीएम। ठीक है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। लेकिन अगर हम देखें कि 0.021 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी बहुत तो परेशानी हो सकती है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में कितना लिख सकते हैं? 1/12। ठीक, अगर हमें कहीं 0.021 आर की वैल्यू यूज करनी है तो उससे बचने के लिए हमारी वैल्यू 1/12 बढ़िया वैल्यू है, जो कि हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं कट आउट जाए, तो सॉल्व करते वक्त हम लोग को ज्यादा आसानी होगी। अभी इसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे हम लोग। तो पाई बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो गया CRT। पाई बराबर क्या हो गया बेटा? CRT। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कौन सी है? ऑब्जर्व वाली या थ्योरेटिकल वाली? तो ये वैल्यू है सर ऑब्जर्व वाली। ये वैल्यू कौन सी है? ऑब्जर्व वाली। लेकिन सर हमारे पास जो क्लासरूम में बैठ के हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब क्लासरूम बैठ के प्रैक्टिकल तो कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पाई की वैल्यू, सी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, जो कि एक्सपेरिमेंटली आपने की। लेकिन यहाँ पर हम लोग तो जो क्लासरूम में बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ तो थ्योरेटिकल वैल्यू रखेंगे। तो थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाई के फॉर्मूले में आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बराबर ICRT, ये फॉर्मूला बन जाएगा। वही फॉर्मूला है CRT, उसके आगे आई लगा दिया। याद करो मैंने बताया था कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ते वक्त, उनके फॉर्मूला लिखते वक्त, उन सभी में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है उनके आगे हम लोग आई फैक्टर लगा रहे होंगे। अगर इस C को अगर हम लोग खोलें तो हम क्या लिखेंगे बेटा? मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? लीटर में, क्योंकि हमने बताया कि ये मोलैरिटी टर्म है, तो ये मोल पर लीटर होगा। और आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं, टी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहां से पाई की वैल्यू आ जाएगी। यहां बताइए कोई टफ है क्या? अभी इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। तो पाई बराबर ICRT था, सी की वैल्यू बोला मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय RT। कितना आसान है, देखिए फटाफट इसको नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद तो पाई बराबर हमने देखा कि I मल्टीप्लाइड बाय CRT, और C को बोला मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में RT। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है कि जो P की जो यूनिट निकलेगी वो किसमें निकलेगी? एटीएम में निकलेगी। वॉल्यूम की यूनिट किसमें है? लीटर में। टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। तो इसलिए R की जो वैल्यू हम लोगों ने रखी वो लीटर एटीएम वाली वैल्यू रखी है, दैट इज 0.021 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर यही हमारा पाई बराबर जो है I मल्टीप्लाइड बाई मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
और R और T ये है। इस पाई को अगर हमने प्रेशर है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको अगर हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिपोर्ट किया, इस वॉल्यूम को लीटर में ना बल्कि मीटर क्यूब में रिपोर्ट किया, टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही है, यानी कि ये क्या दिख रहा है आपको, एमकेएस सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एमकेएस सिस्टम में R की जो वैल्यू हमें रखनी है वो R की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 8.314। याद करो R की वैल्यू क्या होती है, 8.314। अब ये 8.314 क्या है, यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो भाई, जूल पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू रखते हैं। लेकिन सर जैसे हमने बताया कि 0.021 जो है 1/12 कर दो तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से 8.314 के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि 25/3, अगर हम लोग 25/3 करें तो 3 8 24, यानी कि उसी के आसपास की वैल्यू पहुंच रही है। तो ये हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी इजी बना सकता है 25/3। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हमें ध्यान रखना है कि R की वैल्यू को जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो वैल्यू की जगह 1/12 और 25/3, और एक कैलोरी को हम लोग जानते हैं वो तो 2, उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि प्रेशर की यूनिट केस में पूछा हुआ है, वॉल्यूम का यूनिट केस में दिया हुआ है, उसके बेसिस पे R की वैल्यू हम लोग रख के सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में आया कुछ कैसे करना है क्वेश्चन? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर चलो R की वैल्यू हो गई, पाई हो गया, लेकिन अगर हमने कहा कि सर ये जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं ये प्रेशर जो है इससे ज्यादा अप्लाई कर दे, ऑस्मोटिक प्रेशर को लगा करके इतना प्रेशर लगाया कि सर ये नीचे से लगने वाला प्रेशर ऊपर से लगने वाला प्रेशर बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ जो आपकी ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो रुक जा रही है, तो उस प्रेशर को हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर ये जो प्रेशर है ये प्रेशर ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा, अगर ये प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि सर सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ से इस तरफ नेट फ्लो हो जाएगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ आने लगेंगे, और इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आया समझ में? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हम लोग क्या बताएंगे भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रेशर की वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई किया ओवर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो सॉलिड मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन से कहा मूव करने लगेगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगेगा। तो इस फिनोमेना को हम लोगों ने नाम दिया रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग के घरों में सभी के आरओ वाटर प्योरीफायर लगा होता है, और उस आरओ वाटर प्योरीफायर का काम क्या होता है, यही काम होता है कि घर में जो हम लोग के पानी आ रहा है उसमें से प्योर वाटर को निकाल करके सेपरेट करे। तो वो तब प्रेशर लगाता है कि हमारे जो प्योर वाटर है उससे प्योर वाटर यहाँ आ जाए, और यही प्योर वाटर हम लोग पीते हैं। कुछ आया समझ में? नोट कीजिए जल्दी से। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि इफ प्रेशर applied over higher concentrated solution is greater than osmotic pressure, तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाए उस ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा, then solvent move from concentrate solution to dilute solution। आया समझ में? तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम दे रहे हैं। आया समझ में बेटा? नोट करें। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कुछ इजी क्वेश्चन से, धीरे धीरे हम लोग के क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सर हमारे पास 6 ग्राम यूरिया है, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है 5 लीटर सोल्यूशन में एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया सर 5 लीटर और 6 ग्राम यूरिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बतानी है। यानी कि सब कुछ साफ है सर कि पाई बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ICRT। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यूरिया के लिए 1, सी दैट इज मोल अपॉन में वॉल्यूम, मोल अपॉन में वॉल्यूम, और RT तो वैल्यू एक बार फिर से हम लोग अलग से प्लेस कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 रखा, मोल कितने हो गए बेटा 6 ग्राम है, अपॉन में उसका मोलर मास 60, मोलर मास कितना होता है 60, वॉल्यूम कितना है सर 5 लीटर, और आर की वैल्यू कितनी है 1/12, क्योंकि हम लोग किसमें ले रहे हैं लीटर में लिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू कितनी लेनी 1/12, और टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ 27 रख दें, बोलो तो मल्टीप्लाई बाय 27 कर देते, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल गलत। एक बात ध्यान रखो, केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं यूज करना है। केमिस्ट्री में टेम्परेचर कहीं भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं करना है। हम लोग जिसमें कहीं भी टेम्परेचर यूज करते हैं तो किस में यूज करते हैं, केल्विन में। दिमाग में एकदम कसम खा के सेट कर लो ये बात। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 27, 273 प्लस 27, ये कितना आ गया भाई 300, अरे बोल दो ये कितना आ गया 300, तो ये सॉल्व हो जाएगा भाई 6/60 कितना हो गया 1/10 मल्टीप्लाइड बाई नीचे 5, 12 और ऊपर 300, तो काट पीट बचा देते हैं, 1 0 से ये गया 6, 6 5 30 और ये कटा 2 जा 1/2 दैट इज कितना आ गया बेटा 0.5 ATM, बोलो भाई 1/2 0.5 ATM, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कितना आ गया सर 0.5 ATM। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बस आपको धैर्य से रख करके ये सारी चीजें सॉल्व करके दिखानी है। बस आर के वैल्यू अगर हम लोग 0.021 रख रहे होते तो सर हमें अभी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती कि 0.021 में 300 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, फिर हम 50 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, काम बढ़ जाता। लेकिन 1/12 से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया। उसी की तरह अगला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ फिर से पाई का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। अब पाई का फॉर्मूला हम लोग सीधे ये लिखते हैं आई मल्टीप्लाइड बाई मोल अपॉन में वॉल्यूम RT। अब आई की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा बेटा, NaCl है तो NaCl टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बिल्कुल NaCl टूटेगा तो सर एक Na देगा और एक Cl देगा, यही होगा ना। NaCl टूटेगा तो एक NaCl देगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब उसके बाद अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो मोल कितना हो जाएगा, मोल हमारे पास हो जाएंगे 5.85, मोल अलग से निकाल लेते हैं। मोल बराबर कितना हो गया बेटा 5.85 अपॉन में NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आया बेटा 1/10, इस पॉइंट से पॉइंट कटा, सब कटा, कितना बचा 1/10। तो यहाँ मोल की जगह कितना लिख सकते हैं बेटा 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम 10 लीटर लिया गया है, आसानी से सॉल्व होने वाली क्वांटिटी सारी दी गई है। आर की वैल्यू हो गई 1/12 और टेम्परेचर वैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी कितना हो गया 300। तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है, 3 4 जा और ये 1 2 2 जा, तो ये भी कितना आ गया 1/2 दैट इज 0.5 ATM। आया समझ में, बोलो भाई ये चीज हो गई 3 4 जा 12 और ये कटा 2 1/2। आया समझ में, नोट करें फटाफट जल्दी से। कुछ और नए कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, जैसा कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के सोल्यूट अगर हमारे पास एक ही कंटेनर में है, ठीक है, सोल्यूट 1 है और सोल्यूट 2 है, ये दोनों ही हमारे अगर मौजूद हैं तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर की नेट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग यहाँ पे बन रही है कि when two or more type of solute are present in a container, then total
वेपर प्रेशर टोटल जो है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा, वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने डॉल्टन्स लॉ का नाम सुना है, डॉल्टन्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। तो डॉल्टन्स लॉ क्या होता है भाई कि अगर हमारा कोई एक इसी चैप्टर में तो पढ़ाया अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट का जो कि न रिएक्ट कर रही हो, कंडीशन ये थी कि वो न रिएक्ट करने वाली अगर दो गैसेस हैं तो उनका जो भी सम होगा पार्शियल प्रेशर का वही हमारा टोटल प्रेशर आएगा, ऐसा ही कुछ था। बोलो भाई, तो वैसे ही हमारे पास है कि यहाँ पे अगर हमारे दो सॉल्यूट मौजूद है तो जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो पाई टोटल जो हमें मिल रहा होगा वो पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 जितना भी होगा उन सबके जितने भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूट होंगे उन सबके ऑस्मोटिक प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखी तो हम क्या रखेंगे, पाई बराबर क्या बताया बेटा, सी आर टी बाई सी आर टी, या हम इसको सी को खोल देते हैं तो एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। लेकिन सर हो सकता है कि इसके साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो कि वो टूटने वाला है या जुड़ने वाला है, तो आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। 1 के लिए हम लोग यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि सर ये दोनों एक ही टाइप के कंटेनर में मौजूद है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो N1 I1 RT बाई वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 I2 RT बाई वी। सर आगे क्या हो जाएगा N3 I3 RT बाई वी। तो इस तरीके से जितने भी टर्म होंगे उन सबको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि RT बाई वी RT बाई वी RT बाई वी सब में कॉमन है, तो RT बाई वी कॉमन ले लिया गया सर। तो क्या बचा N1 I1 प्लस यहाँ क्या बचा N2 I2। मैं इसको इधर लिख देता हूं, RT बाई वी कॉमन हो गया, ये क्या आ गया N1 I1 प्लस N2 I2 और जितने भी टर्म होंगे वो सबको ऐड कर देंगे। तो ये सर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई टोटल हो जाएगा। तो पाई टोटल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा टाइप के सॉल्यूट एक ही कंटेनर में मौजूद है तो सर उनके जो इंडिविजुअल मोल है वो लेंगे, लेकिन वो मोल कौन से होंगे सर, ऑब्जर्व वाले। कौन से मोल होंगे, ऑब्जर्व वाले। लेकिन सर ऑब्जर्व मोल का हमें पता चलता नहीं है, तो हम थ्योरेटिकल वाले मोल में आई फैक्टर मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो N1 I1 RT बाई वी, N2 RT RT बाई वी, RT बाई वी सबके लिए कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। तो N1 I1 प्लस N2 I2 इज इक्वल टू पाई टोटल हो जाएगा। नोट करें जल्दी। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन हमारे इसी में बनाया कि हमारे पास 6 ग्राम यूरिया है और 58.5 ग्राम NaCl है। अभी हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग कंटेनर में लेकर के ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला था। अब हमने कहा कि इन दोनों को मिला देते हैं सर, और एक ही सोल्यूशन में मिला दिए, 5 लीटर सॉल्वेंट है टोटल। तो बताना है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और डिसॉल्व इन 5 लीटर सोल्यूशन बना देते हैं इसको, सॉल्वेंट से आप पहचान सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, देन फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला निकाला बेटा, पाई टोटल बराबर पाई 1 प्लस पाई 2, यही बोल रहे हैं। तो पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू के लिए हमने N1 I1 प्लस N2 I2 RT बाई वी कर लिया। अब ये फॉर्मूला पढ़ाने का मतलब क्या है, आप फिर उसको लगाइए। तो अब सोचो मोल कितने हैं भाई इसके, 6/60 और आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस यहाँ जो मोल कितने हैं 58.5 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई 58.5 ही है, 58.5 ग्राम लिया है ना। तो ये हो गया मोल, और इसके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, NaCl टूटेगा तो 1 Na और HCl, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू हो गई 1/12, टेम्परेचर है 300 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है सर 5 लीटर। वॉल्यूम कितना है बेटा 5 लीटर। ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, 1/10 दैट इज 0.1, और ये कितना हो गया, ये कट गया, ये 2, तो ये कितना हो गया बेटा 2.1 हो गया कि नहीं हो गया। और यहां पे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा, इसको हम काट सकते हैं 3/4 और 100 हो गया तो कितना हो गया 100/4 25, 25/5 5, तो ये हो गया
2.1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10.5 आया समझ में? नोट करें जल्दी। इसके बाद हम लोग अगला इसमें केस देख रहे हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि सर दो सॉल्यूट को मिला के रखा गया है एक सॉल्यूशन के अंदर और ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी थी ये फाइंड किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन 2 और मोर, अब अगला हम लोग देख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग, पहले हम लोग ले रहे हैं नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। अगर इनको मिला दिया गया है तो सर क्या होगा? जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिला दें तो क्या होगा? तो हमने देखा कि सर एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें N1I1 पड़ा हुआ है और दूसरा कंटेनर है जिसमें N2I2 पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, यही तो होगा। इन दोनों को एक ही कंटेनर में ले आ दिए, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग है तो सर आपका N1 N2 और I1 I2 का कोई फर्क एक दूसरे की वजह से नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम सर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2, और यहाँ N1 I1 वैसे ही है और N2 I2 वैसे ही है, V1 प्लस V2 होना ही है। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा कि पाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई V टोटल बराबर हो जाएगा पाई1 V1 प्लस पाई2 V2। कितना आसान है, आप देखिए इसको कि पाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई V टोटल ये किसके बराबर हो जाएगा? पाई1 V1 प्लस पाई2 V2। सर ये कैसे आया? सर ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने गैसेस स्टेट में देखा था कि दो कंटेनर है सर P1 V1 और P2 V2 के, उन दोनों को बीच में जो कनेक्टिंग जो ट्यूब थी वो खोल दी गई, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो P टोटल फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V टोटल बराबर P1 प्लस P2। ऐसे ही तो करते थे। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर हमारे पास दो कंटेनर है सर, दोनों में कुछ सॉल्यूट भरे हुए हैं कुछ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, उन दोनों को जब एक ही कंटेनर में ले लिया गया तो सर जो फाइनल प्रेशर आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V टोटल बराबर पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 प्लस पाई3 V3 प्लस पाई4 V4, जितना भी होगा सबको ऐड कर देंगे। कैसे आया ये फॉर्मूला कैसे आया? अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि सर पाई टोटल जब निकाला गया तो हम लोगों ने क्या किया? N1 I1 प्लस N2 I2 और RT अपॉन में V टोटल, यही तो करे हैं, यही तो किया गया है। लेकिन सर यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे पहले तो यही किया था ना, फॉर्मूला तो यही बनाया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें थोड़ी सी करामात और कर दी गई कि सर V टोटल इधर ले आते हैं, तो पाई टोटल में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया गया बेटा? V टोटल इधर ले आए। अब यहाँ पे हमने RT दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया N1 I1 RT प्लस N2 I2 RT, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर हम कहें कि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें किसी क्वांटिटी में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर हमने V1 से डिवाइड किया और V1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। यहाँ V2 से डिवाइड किया और V2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। सर ये इतना टर्म बताओ क्या है? ये इतना टर्म है पाई1, ये V1 वैसे ही है। सर ये इतना टर्म क्या है? पाई2, और ये V2 वैसे ही है, तो बराबर क्या आ गया? पाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई V टोटल। बताओ आसान है कि नहीं आसान है? हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है सर, हमारे पास उतना समय नहीं है एग्जाम में कि हम डेरिवेशन लगाए बैठ के। हम सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है तो उस समय सर इंडिविजुअल वॉल्यूम जो है वो ऐड होकर के टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, जो यहाँ रखना है। और पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 की वैल्यू इंडिविजुअली सॉल्व करनी है। और पाई1 की वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम लिखेंगे N1 I1 RT बाई V1, और पाई2 की वैल्यू रखोगे तो N2 I2 R2 बाई V2, ठीक है। तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, V1 कैंसिल हो जाएगा, V2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो V टोटल जो है वहां पे V1 प्लस V2 होगा, हो जाएगा भाई, नोट करें। 2 लीटर है 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, उसको मिक्स किया जा रहा है 1 लीटर 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन के साथ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैलकुलेट रिजल्टिंग टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर,
यहाँ कैलकुलेट रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सिंपली लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कितना होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर पहले तो हमें ये जजमेंट लेना है कि सर ये दोनों जो सोल्यूशन मिला रहे हैं ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं या नॉन रिएक्टिंग है। तो यूरिया और NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और यूरिया जो है वो हमारा एक कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल और इनमें किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये हमारे नॉन रिएक्टिंग दो सॉल्यूशंस हो गए जिनको मिलाने की बात की जा रही है, यानी कि जो हमारी कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ी है वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पर हमें रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टोटल अगर हमें बताना है तो पाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई वी टोटल बराबर क्या लिखेंगे बेटा, पाई1 V1 प्लस पाई2 V2, ये कर सकते हैं। लेकिन सर हमें इंडिविजुअल पाई की वैल्यू नहीं दी है, वी की वैल्यू तो दिया है लेकिन पाई की वैल्यू नहीं दी है, हमें मोल का टर्म दिया है और साथ ही में देख रहे हैं कि सर उनके एंड आई फैक्टर भी अलग अलग है, तो उनको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले तो फॉर्मूला डिफाइन कर लिया कि पाई टोटल बराबर क्या लिखेंगे बेटा, इनको जब खोलोगे तो क्या लिखोगे, N1I1 अभी बताया मैंने, N1I1 प्लस N2I2 मल्टीप्लाइड बाई RT बाई V, V कौन सा होगा, V टोटल वाला। अब जरा बताओ कि यूरिया जो है, यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और साथ ही साथ मोल कितने हुए, मोल निकालना पड़ेगा सर। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी है 1 और वॉल्यूम कितना है बेटा 2, तो ये कितना आ गया 2 मोल। बोलो भाई। NaCl के लिए आते हैं सर, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दो Na और Cl में जुटेगा। एन इसके निकालने के लिए MV इसका मल्टीप्लाई किया गया, मोलैरिटी कितनी है 2 और वॉल्यूम कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया बेटा 2 मोल। अब जब दोनों के मोल बराबर है सर और आई अलग अलग है तो वैल्यू प्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। N1 की वैल्यू कितनी है 2 और आई की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू कितनी है 2 और आई की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाइड बाई 2, और बराबर क्या लिखते, आर की वैल्यू 1/12 लिखेंगे। टेम्परेचर कितना है 300, टेम्परेचर कितना है 300, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नेट वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर, 1 लीटर कितना हो गया 3 लीटर, 3 लीटर। अब बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 100 बचा, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा 2 और 2 2 4, 4 और 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया भाई, ये कटा 2 जा और ये कटा 50 ATM, कितना आ गया 50 ATM आ गया। आया समझ में, नोट कर फटाफट। यहाँ पे बेटा हम लोग अगला केस देखते जा रहे हैं कि अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सॉल्यूशन को मिलाया जो कि आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, मोल्स में चेंज आएगा फिर, बिफोर केमिकल रिएक्शन आफ्टर केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ मोल्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अभी इसके पहले हम लोग ने जो केस देखे उसमें क्या था कि वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे थे, तो दोनों एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है या दोनों को अलग अलग से मिलाया गया, ऐसे 2 केस बनाया गया। जब एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वही रखेंगे, लेकिन 2 अलग अलग कंटेनर से मिलाया जा रहा है तो सर वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से कंसेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका 2 अलग अलग सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, लेकिन 2 अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसीडर करने हैं वो पूरी केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद हमें नेट देखना होगा कि सर इनमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो खत्म हो जाएगा, तो दूसरा रिएजेंट जो एक्सेस में होगा वो बचेगा रिएक्टेंट साइड पे, और जो प्रोडक्ट साइड पे जो भी आपके रिएक्टेंट मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट बने उनके मोल्स कंसिडर करने हैं, लेकिन उनमें भी ध्यान रखना होगा कि कोई सर प्रेसिपिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें बेसिक कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हम लोग इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग अभी इसको सीखेंगे और जैसे ही हम लोग की इनऑर्गेनिक खत्म होगी उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वहां से हमें आइडिया मिल जाएगा कि सर किन किन टाइप की केमिकल रिएक्शंस में कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कौन आपका आयनिक फॉर्म में रहेगा, कौन सी रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, कौन सा रिएजेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी हम लोग को उन रिएक्शंस को देख करके होगी। फिलहाल अभी मैंने जैसे ये केस लिया है इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि ये क्वेश्चन बनाया मैंने कि 2 लीटर ऑफ
1.1 मोलर HCl सोल्यूशन है, इसको मिक्स कर रहे हैं, आर मिक्स विथ 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH। NaOH और HCl रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? देन फाइंड फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा ये चीज बताना है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कैसे किया जाए बताइए? तो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी कि HCl जो है जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा बेटा? NaCl और वाटर, यही देगा। अब यहाँ पे हम लोग को पहले ही ये नहीं सोचना है कि सर ये टूट रहा है कि नहीं, ये टूट रहा है कि नहीं, ये फॉर्म हो रहा है तो ये टूट रहा है कि नहीं, इनके बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी हम लोग को सिंपली मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मोल्स कितने हो गए भाई? मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 2, तो ये हो गया 0.2 मोल। ये कितना है भाई? 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6। ये इनिशियल हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 0.2 ये 0.6 और ये दोनों अभी कुछ नहीं फॉर्म हुए हैं। जब ये केमिकल रिएक्शन होगी पूरी तरीके से हुई तो इसके 0.2 इसके कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 0.2 के साथ। तो यहाँ पे इसका 0.2 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचा बेटा? 0.4। इसका 0.2 खत्म हो गया तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 0। इधर कितना फॉर्म होगा सर? 0.2 फॉर्म होगा, 0.2 फॉर्म होगा। वाटर से मतलब नहीं है। तो सर जो NaOH हमारा फॉर्म हुआ इसके मोल कितने हो गए बेटा? 0.4। NaCl जो फॉर्म हुआ इसके मोल कितने हो गए? 0.2। अब आई फैक्टर बताओ, NaCl के लिए कितना होगा? 2। NaOCl यहाँ आई फैक्टर कितना होगा? Na और OH 2, तो टोटल Ni कितना हो गया इसके लिए? N1 I1 इसके लिए निकाल लेते हैं, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 2 जा 8, 0.8 हो गया। यहाँ N2 I2 निकाल लेते हैं, सर ये 0.2 है और ये भी कितना है? 2, तो ये कितना हो गया? 0.4। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कि फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? पाई टोटल बराबर N1 I1 प्लस N2 I2 मल्टीप्लाइड बाई RT बाई V। अब उसके बाद N1 I1 की वैल्यू आ गई 0.8 और ये है 0.4। R की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/12, टेम्परेचर है 300 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 5 लीटर। बोलो भाई सॉल्व हो जाएगा? तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टिंग अगर कंपोनेंट है तो उनके रिएक्शन करने के बाद जो भी आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए आई फैक्टर क्या है वो कंसिडर किया जाएगा। इधर जो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो तो खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा और जो रिएजेंट आपका एक्सेस में बच रहा है उसके फाइनल मोल कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय उसका आई फैक्टर क्या है। इन दोनों को जब हम कंसिडर कर रहे हैं फिर हम लोग पाई टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल निकाल रहे होंगे। नोट करें, आप केस देख रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है जिसमें कि मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कंसिडर करना है, ये तो हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक लाइन और स्टेटमेंट जोड़ दिया कि इफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन एनीमोर, ठीक है, वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई, ठीक है, AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं अगर हम NaCl के साथ, तो हम देख रहे हैं कि सर हमें क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा और NaNO3 मिल रहा होगा। अब अगर मान लो कि इसका हमने 1 लीटर ले लिया और 0.2 मोलर है और इसका है 2 लीटर लेकिन इसका है 0.1 मोलर, ठीक है, या फिर हम इसको कर देते हैं 0.4 मोलर, तो क्या होगा सर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया N बराबर mv, तो m कितना हो गया बेटा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ गया 0.2, ये कितना हो जाएगा N बराबर mv, तो मोलैरिटी है 0.4 और वॉल्यूम है 2,
तो ये कितना हो गया बेटा 0.8। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, जबकि ये 0.2 है, ये 0.8 है, और इधर कितना है 0, 0। अब बताओ AgCl कितना फॉर्म होगा, NaCl से कितना फॉर्म होगा, तो इसी से फॉर्म हो रहा है। पूरी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी गई है। तो सर इसके एक मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका 0.2 से कितने के साथ रिएक्शन करेगा, 0.2 के साथ। तो यहाँ 0.2 खत्म होगा, तो ये कितना बचा 0.6। यहाँ से 0.2 खत्म हुआ, ये कितना हो गया 0। अब इसका 0.2 से इधर कितना बनेगा 0.2, और इसका कितना बनेगा 0.2। लेकिन सर इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ये प्रेसिपिटेट है, और इसलिए इसकी कैलकुलेशन को हमें कंसिडर नहीं करना है। ये खत्म हो गया। अब ये बचा और ये बचा सर, तो इसके मोल कितने हैं सर, तो इसके मोल 0.6 है, और इसके लिए I कितना है 2। तो इसके लिए NI कितना हो गया बेटा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो गया 3×12 1.2। यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए मोल कितने हो गए 0.2, और इसके लिए I कितना है सर, ये भी 2 है, ये भी टूटने वाला है, तो NI कितना हो गया इसके लिए 0.4। ठीक है। तो अब अगर हम इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं पाई टोटल, और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा कितना हो जाएगा टोटल NI N1 I1 प्लस N2 I2 जितना भी है सब जोड़ दो, और RT बाई V। ठीक है। तो ये कितना हो गया दोनों जोड़ने पे 1.2 और 0.4, 1.2 प्लस 0.4, R की वैल्यू रखा 1/12, टेम्परेचर हो गया 300, वॉल्यूम कितना है भाई, इधर हमने 2 लीटर लिया है और इधर 1 लीटर लिया है, टोटल कितना हो गया 3 लीटर। ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे जब हमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नोट करें। अगर हम देख रहे हैं कि 2 सॉल्यूशन है हमारे पास और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर 2 सॉल्यूशन है हमारे पास और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है सेम है, एक A सॉल्यूशन है और एक B सॉल्यूशन है, अगर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है जब हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का मेजर कर रहे हैं तो ये मानते हुए कि सर उनके टेम्परेचर सेम है, ये कंडीशन इन जनरल होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो वो क्वेश्चन में देगा। तो अगर हमने पाई ए की वैल्यू रखा तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ACA RT, अगर TA डिफरेंट है तो अलग लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा CBRTB। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि सर मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्या होता है कि TA बराबर TB, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सेम टेम्परेचर को लेके चलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा C1 बराबर CA बराबर CB, RT कट गया दोनों तरफ से, तो CA बराबर क्या लिख लेंगे CB। और अगर I फैक्टर भी है सर तो वो I फैक्टर अलग से इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे दोनों में। बोलो भाई। अब उसके बाद अगर हमने इसको खोला तो कंसंट्रेशन को क्या लिखते हो मोल अपॉन में वॉल्यूम, इधर क्या हो जाएगा IB मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल्स अपॉन में इसका वॉल्यूम। ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा 2 सॉल्यूशन है दो सॉल्यूशन है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम है, उनका टेम्परेचर सेम रखा गया है, तो उस समय दोनों की कंसंट्रेशन जो है I मल्टीप्लाइड बाई CA थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, और I मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर हो गई इसका, और इसके जो I मल्टीप्लाइड बाई CB की वैल्यू है दोनों बराबर आएगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है जिनमें से कोई एक चीज पूछा जा सकता है, बाकी सारी चीजें दी होंगी क्वेश्चन में। तो ये ऐसे सॉल्यूशन हो गए जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या है सेम है। हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि 2 मोलर Na2SO4 है जो कि आइसोटोनिक है NaCl सॉल्यूशन के साथ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर सोडियम सल्फेट जो है इसकी वैल्यू 75% दिया हुआ है कि ये डिसोसिएट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितना होगा ये बताना है। ठीक है। तो NaCl की कंसंट्रेशन पहले नहीं दी है, NaCl की कंसंट्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन में, और यहाँ कंसंट्रेशन भी दे दिया और इसके I फैक्टर भी दे दिया गया। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रखा गया है तो दोनों के लिए ही है, यानी कि सर दोनों आइसोटोनिक हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा कि पाई Na2SO4 बराबर क्या हो जाएगा पाई NaCl।
अब उसके बाद ICRT इधर बराबर ICRT इधर, ठीक है। RT से RT कैंसिल हो गया। आई की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 75% डिसोसिएट कर रहा है, तो आई की वैल्यू हमें इसके लिए निकालनी पड़ेगी। तो आई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। तो 1 अल्फा की वैल्यू 75% का मतलब कितना हो गया 0.75, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 3 माइनस 1। सोडियम सल्फेट टूटेगा तो 3 आयन देगा, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 कितना हो गया 1.5, और एक और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 2.5, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2.5, तो यहाँ का 2.5। कंसेंट्रेशन कितना है बेटा 2 मोलर है। इधर आई की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग पूरा पूरा तोड़ेंगे इसको, बोलो भाई। NaCl अगर पूरा पूरा टूटेगा तो कितना देगा, आई की वैल्यू 2 और कंसेंट्रेशन इसकी निकालनी है, तो ये कितना हो गया भाई 2 से 2 कटा तो C बराबर आ गया 2.5 मोलर। आया समझ में। तो NaCl की जो मोलरिटी है वो कितनी है सर 2.5। आसान क्वेश्चन है, बस केवल ये ध्यान रखना है बेटा कि जिसके लिए अगर आई की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली दिया होता तो हम रख देते, लेकिन अल्फा दिया हुआ है तो हम उसकी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ NaCl के लिए अल्फा भी नहीं बताया है, आई भी नहीं बताया है। जब कोई नहीं बताएगा तो हम कहेंगे कि भाई जो डिसोसिएशन करने वाला है वो पूरा पूरा डिसोसिएट कर रहा है, तो एक Na और एक Cl में टूटा तो आई की वैल्यू कितनी होगी 2 रख के सॉल्व किया गया। आज ओके, नोट कीजिए फटाफट। अब इसके आगे हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ SPM वगैरह लगा रखा है, और यहाँ पे हमने 1 मोल यूरिया भर रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर। इधर जो है हमने 2 मोल यूरिया भर रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, ठीक। तो यहां बेटा कंसंट्रेशन कितना आ गया बताइए 1/1, और यहाँ कंसंट्रेशन कितना आ गया, कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन 2, तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो C1 वो कम है और C2 क्या है ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, किसको हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोले, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो बताओ कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, नेट मूवमेंट किधर से किधर होगा, C1 से C2 या C2 से C1। अगर देखो क्वेश्चन को बारीकी से बनाया जाए तो उस समय हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि नेट मूवमेंट की बात करनी है, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो तो दोनों तरफ से होता है। अगर ये ऑप्शन रहे कि सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर उसके लिखा है कि नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन इन ऑस्मोसिस, और उसके बाद लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है, क्योंकि सर डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर भी जा रहा है, कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर भी जा रहा है, और नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन ये भी सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो सॉल्वेंट जो है वो किधर से किधर मूव कर रहा होगा बेटा, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, C1 से C2 की ओर मूव कर रहा होगा। बोलो भाई, तो इस C1 वाले को हम क्या बोले, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाइपो से हाइपर की ओर, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वहां सॉल्वेंट मूव कर रहा होगा। याद करो हम लोगों ने रेजिन वाला एग्जांपल लिया था, रेजिन को अगर पानी में रखा तो पानी का मूवमेंट अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उधर की ओर आया, लेकिन अब हमने रेजिन को उठा के NaCl के सोल्यूशन में रख दिया तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर से पानी बाहर निकला, ठीक। तो ये चीज है कि डाइल्यूट से कंसंट्रेट सोल्यूशन की ओर नेट मूवमेंट होता है, ठीक। तो हम लोगों ने जो देखा कि सर ये तो प्रोसेस ऑस्मोसिस की है, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है इसी को हमने क्या बोला ऑस्मोसिस। यहाँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जो डाइल्यूट से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है उसी को हमने क्या बोला ऑस्मोसिस बोला। उसके अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा है
उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इन दोनों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो पाई 1 और पाई 2 निकालेंगे हाइपो का, और जो पाई हाइपर है इसका अगर हम देखें तो ये ज्यादा है कि नहीं? चलो, तो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से हो रहा है? डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर हो रहा है, यानी कि सर हाइपो टू हाइपर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन जो है वो टर्म बोलना गलत है। ठीक है, कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म जो बोलते हैं वो चीज पूरी सही नहीं है, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पाई जो है सर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? जो दोनों सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसके डिफरेंस के मुताबिक वो फ्लो करता है। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो क्या फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। यानी कि ऑस्मोसिस में जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस खत्म हो गया फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होना रुक जाएगा। यानी कि सर यहाँ पर हमें देखना है कि जब आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है तो वो कब तक हो रहा है? जब तक इन दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो ऑस्मोसिस होना रुक जाएगी। आया समझ में? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो आपका पाई 1 माइनस पाई 2 के मैग्नीट्यूड से निकलेगा। बोलो, पाई 1 माइनस पाई 2 जो भी आपको ज्यादा है उसमें से कम वाले घटा लो। तो अगर हमने यहां सॉल्व किया तो क्या आएगा? इसका आएगा सी आई सी आर टी 1 माइनस आई सी आर टी 2 का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, तो अगर आरटी आरटी कॉमन है तो निकाल लेते हैं, और मोल दिया है, कंसंट्रेशन वैसे निकाल लिया आप लोगों ने। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी है? 1, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस इधर कितना है बेटा? आई की वैल्यू 1, कंसंट्रेशन की वैल्यू 2, ये इसका मैग्नीट्यूड, और आर टी तो ये कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, यानी कि क्या बचा? आर टी। अब आर की वैल्यू कितनी है? 1/12, और टेम्परेचर कितना है? 300, क्योंकि टेम्परेचर हमने 300 रखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1/4, और ये कटा 25 एटीएम। आया समझ में? तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि सर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है वो अंडर 25 एटीएम प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आ रहा है, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक आपकी कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम ना हो जाए, और जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो उस समय फिर ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, कि हमने देखा कि सर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, और ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल बनाया कि सर हमारा ये एसपीएम है, यहाँ 1 मोल यूरिया था और 1 लीटर सॉल्यूशन था 1 लीटर, और यहाँ 2 मोल था यूरिया और यहाँ भी 1 लीटर सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर ए और बी नाम दे दिया इसका, और पाई ए की वैल्यू जो है सर वो कम आएगी और पाई बी की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर की ओर क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें कि सर जब ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम इधर से इधर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो इसको हमने माना C1 और इसको कंसंट्रेशन माना बेटा C2, तो कंसंट्रेशन C2 की वैल्यू जब पानी मिलता जाएगा तो ये कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बताओ, C2 की वैल्यू कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? जैसे जैसे अब तुम्हारे पास एक गिलास में तुमने 1 गिलास पानी में अपने 1 चम्मच नमक डाल के रखा है, और उसी में हमने कहा कि सर 1 गिलास पानी और मिला दें। ठीक, बड़े से बर्तन में लेकर के आप कुछ लोग ये कहेंगे कि सर पानी गिर जाएगा, क्योंकि 1 गिलास पानी पूरा भरा हुआ था, उसमें आपने 1 गिलास और मिला दिया। तो ये सब बातें नहीं सोचनी है। मतलब ये कहने का है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, उसमें जो आपका 2 मोल सॉल्यूट था, ठीक है ना। अब उसमें कुछ और वॉल्यूम अगर हमने मिला दे, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्वेंट का ही आ रहा है, सॉल्यूट तो नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम जैसे ही गया उधर वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो C2 जो है वो डिक्रीज करेगा, और C2 डिक्रीज करेगा तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो C डिक्रीज करने की वजह से पाई की वैल्यू भी क्या हुई?
पाई 2 जो है, ये पाई बी जो लिख रहे हैं, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो पाई 2 की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। इधर क्या होगा, इधर वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो C1 जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, जिससे पाई 1 जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और फिर ये इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, अभी तो ये था कि सर पाई 2 की वैल्यू ज्यादा है और पाई 1 की वैल्यू कम है, अब ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब पाई 1 की वैल्यू पाई 2 के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा इस समय। बोलो भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इस समय। और अब हम लोग जो है फिर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे कि पाई 1 की वैल्यू रख लो, क्या हो जाएगा भाई, तो आई सी या एन रखते हैं, आई एन वी अपॉन में आर टी, इधर क्या हो जाएगा, आई एन अपॉन में वी आर टी। सेम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट है, आरटी आरटी कैंसिल। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि 1 लीटर था, इधर तो कुछ इधर गया, सपोज करो वी लीटर का चेंज आ रहा है, तो इधर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 में से भी कम होगा, और इधर जो है क्या होगा, वी बढ़ रहा है। देखो कायदे से कि 1 लीटर इधर है, 1 लीटर इधर है, अब वी लीटर जो है वो इधर से इधर चला जाए, ठीक है, वी लीटर इधर से इधर गया, तो ये कितना बचा, 1 माइनस वी बचेगा। बोलो भाई, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस वी हो जाएगा, दोनों तरफ वी तो सेम है नहीं, तो ये 1 माइनस वी और ये 1 प्लस वी। अब उसके बाद आरटी से आरटी कैंसिल कर दो, आई की वैल्यू 1 है सर, और इधर मोल कितने हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस वी, इधर आई की वैल्यू 1, मोल कितने हैं 2 अपॉन में 1 प्लस वी। तो इसको सॉल्व करके हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस वी इधर आया, और इधर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी, तो ये कितना हो गया 2v, इधर आया 3v, ठीक है, और ये इधर गया 2 और 2 माइनस 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए की वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 की बात करें, सोल्यूशन 1, ठीक है, तो ये कितना था, ये 1 माइनस वी था, तो 1 माइनस वी सॉल्व किया तो 1 माइनस 1/3, ये कितना आ गया 2/3, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 की बात करें तो ये है 1 प्लस वी, तो 1 प्लस 1/3 कर दो, कितना हो गया, ये हो जाएगा सर 4/3। तो एक तरफ जो सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया है वो 2/3 हो गया है, एक तरफ हो गया है 4/3। ये चीज समझ में आई कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही तो सर चेंज होगा दोनों तरफ, कंसंट्रेशन के में मोल जो है वो तो सेम ही रहेगा दोनों तरफ, जितने मोल इधर थे उतने मोल उधर पड़े हुए हैं, मोल में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में चेंज आया। और जब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन गया है तो सर इधर 2/3 इधर 4/3 जब हो जाएगा तो अब फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होना रुक जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, नोट किया जाए। अब इसके बाद हम लोग इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ये एसपीएम लगा रखा है हमने, और यहाँ पे 1.5 मोल NaCl है, 1 लीटर सोल्यूशन है सर, और यहाँ 2 मोल ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लो यूरिया ले लेते हैं, चलो यूरिया ले लिया, और ये भी 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है। तो पहले जितनी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी वो सारी कैलकुलेट करनी है कि सर आप बताएं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है। इसको हमने नाम दे दिया ए और बी टाइप के सॉल्यूशन का, तो CA बराबर कितना है, तो CA की वैल्यू देख रहे हैं बेटा कि 1.5 है, ठीक, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और I की वैल्यू कितनी है इधर, तो NaCl जो टूटेगा तो कितना देगा 2, तो I मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 कितना हो गया 3। इधर से हमने CV निकाला, इसका कंसंट्रेशन B कितना हो जाएगा, तो इधर बताओ कितना है, 2 मोल है अपॉन में 1, और इधर I की वैल्यू कितनी है 1, यूरिया तो टूटने वाला है नहीं, तो इसके लिए I मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 2, इधर है 3 इधर है 2,
तो हमें पता चल गया कि सर कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है। अगर हम लोगों ने ये कैलकुलेशन नहीं की तो हम देखेंगे 2 मोल 1 लीटर में, 1.5 1 लीटर में, सर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेटेड है। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो आई फैक्टर लगाने भूल जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आपके फॉर्मूले हैं सब में आई फैक्टर जोड़ के बनाए गए हैं, इसलिए आई का वैल्यू ध्यान से रखना जरूरी है। तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया सर, ठीक है ना। तो CA जो है वो ज्यादा हो गया और CB जो है वो कम हो गया। यानी कि दोनों के लिए अगर हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो पाई A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ICART, और पाई B की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ICBRT, ये चीज। तो ICA तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, कितना आया ये 3RT, और यहाँ पे कितना आया बेटा, ये इसकी वैल्यू 2 है तो 2RT। तो अब बताओ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है, CB जो है वो कम है और CA ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, और ये वाला क्या है हमारा, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन है सर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, तो सर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम B टू A, ठीक है। और वो माना कि लेट V लीटर, वो कितना है, लेट V लीटर, तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 से V आ गया तो 1 प्लस V लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 में से V लीटर गया तो ये 1 माइनस V लीटर हो गया। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सर पाई की वैल्यू पहले बताते हैं, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा। तो पाई जो है इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा सर, B टू A जा रहा है, तो हम लोग क्या करें कि पाई B माइनस पाई A किया और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये कितना आ गया बेटा, 3RT माइनस 2RT, तो ये आ गया RT। R की वैल्यू टेम्परेचर जैसे नहीं दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 1/12 और टेम्परेचर है 300, तो ये कितना आ जाएगा 25 रेडियन। ये तो वैसे ही हो गया सॉल्व इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो जब तक हमारा पाई ए और पाई बी बराबर नहीं हो जाएगा तब तक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, और जब ये पाई ए बराबर पाई बी हो गया तो V लीटर सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर चुका है, तो ये 1 माइनस V हो गया और ये कितना हो गया 1 प्लस V। तो रख देते उठा करके, तो आपका IC की वैल्यू कितनी है 3R, 3 नहीं रखेंगे, ये कंसेंट्रेशन टर्म नहीं लेके चलते, मोल टर्म लेके चलते। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया कि INRT बाई V प्लस 1, और इधर रखा बेटा INRT 1 माइनस V, RT से RT कैंसिल हो गया। अब I और N की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू है NaCl के लिए 2, और मोल कितने हैं भाई 1.5, अपॉन में वॉल्यूम है 1 प्लस V। इधर आ जाओ, I की वैल्यू यूरिया के लिए 1, मोल है इसके 2, अपॉन में 1 माइनस V। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो गया, 3 अपॉन में 1 प्लस V हो गया, और ये 2 अपॉन में 1 माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3 माइनस 3V बराबर 2 प्लस 2V, ठीक है ना। तो ये 3V उधर गया तो 5V हो जाएगा, और 2 इधर आया तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो V की वैल्यू आ गई 1/5, V की वैल्यू 1/5 आ गई। तो सर टोटल वॉल्यूम ऑफ A कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ A सोल्यूशन जो है वो 1 प्लस V हो जाएगा, तो 1 प्लस V की वैल्यू आ गई 1/5, तो ये कितना हो गया 5 और एक 6/5, 6/5, और Y भी कितना हो जाएगा 1 माइनस V, V की वैल्यू 1/5, तो 5 माइनस 1 4/5 हो जाएगा सॉल्व। तो 6/5 और 4/5 ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। सर पाई की वैल्यू कितनी होगी नेट वो बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा 25 रेडियन का, और जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएंगे, जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जा रहे हैं तो उस समय आइसोटोनिक सोल्यूशन पे आइसोटोनिक कंडीशन जब हो गई तो उसमें वॉल्यूम कितना फ्लो कर जा रहा है दोनों में, ये चीजें हो गई। ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करवाया कि सर जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई है वो सारी इसमें आ गई है एक क्वेश्चन में, नोट करें फटाफट।